केटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि यह एडवांस टैली की पहली क्लास है, तो जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो है हमारा क्या, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। यही पढ़ना है हमें। स्टोरेज का मतलब किसी चीज का संग्रहण करना, रखना, और क्लासिफिकेशन का मतलब उनका वर्गीकरण करके। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप दुकानों पे देखते होंगे कि जो काउंटर होता है वहां पे कई सारी कटोरियां रखी होती है, उनमें अलग अलग सिक्के रखे होते हैं। पांच वाला पांच में, दो वाला दो वाले कटोरी में, मतलब होता है एक कटोरी में सेम सिक्के होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन ही किया गया होगा। या देखते होंगे कि जब नोट की काउंटिंग होती होगी बैंकों वगैरह पे, तो हमेशा ऐसा ही होता है, क्लासिफिकेशन करके 10 की नोट एक साइड में, 100 की नोट एक साइड में, 500 की अलग, होता है कि नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं हम वर्गीकरण कर। तो ये चीजें मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार जो बेसिक टैली में हम कुछ चीजें पढ़े थे, एक बार उसे थोड़ा सा शॉर्टकट में एक रिव्यू लेंगे उसके बारे में। कि सबसे पहले की अकाउंट, आप भी जानते हो कि जो डे पर डे हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनको रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। जिससे यह पता चल पाए कि कितना आया कितना गया, ये सारी चीजें का मेंटेन करना है ना। हर ये व्यक्ति का एक पार्टिकुलर अकाउंट होता है। आपने देखा होगा कि मेरा खाता है अगर, तो सिर्फ मैंने जितना निकाला होगा, जितना जमा किया होगा, वही सब बातें दी होंगी, उससे ज्यादा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं ना कोई रमेश का आ गया मेरे खाते में, नहीं होगा। क्योंकि आपके खाते में आपकी ही बातें होंगी, आपने कितना दिया कितना निकाला, ये सारी बातें। फिर यही बात है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, अब छुट्टी हो गई, तुम आराम से पढ़ो, इसलिए कहता हूँ तो अब घर का काम संभालो, हो गया। तुम्हारी बात ना, इन बातों का दिमाग में रखना है आपको। अच्छा, मैंने एक दिन कहा भी था कि टैली अकाउंटिंग बीजी जो भी कह रहे हैं आप लोग, बीजी क्या टैली सारी चीज क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमको बेसिकली पढ़ना है अकाउंटिंग के बारे में। उस अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर पे कैसे लोड किया जाएगा ये भी सीखेंगे हम। तो लोग कहते हैं टैली पढ़ रहे हैं, टैली नहीं, हम पढ़ते अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर, जो अकाउंटिंग है उसको कैसे हम अपग्रेड करेंगे टैली के कम टैली पे, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। तो बेसिक तो सीख लिया हमने, अब बारी है एडवांस की, वही करना है हमें। तो पहले स्टार्टिंग में वही कॉमन चीजें जो आप जानते हो कि तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल शब्द किससे बना है? पर्सन से। किससे बना है? पर्सन से। और आप भी जानते हो कि पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति होता है। क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाएगी, जैसे नाउन का एक डिफिनेशन हुआ था। नाउन का मतलब संज्ञा। किसी वस्तु के, स्थान की, जगह के नाम, जो भी है पढ़े ना, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वही डेफिनेशन यहाँ चिपका दीजिए, काम कर जाएगा एकदम। तो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, तो सारे काम क्या कहलाते हैं? पर्सनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्सनल कहलाते हैं। हाँ, दो चीजें इसमें एक्सेप्शन है थोड़ी सी, जो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वो दो अकाउंट है, एक कैपिटल और दूसरा ड्राइव। बाकी तो आसान है। मैं बोला राम अकाउंट पर्सनल, मैं बोला दिल्ली अकाउंट पर्सनल, मैं बोल रहा हूँ एसबीआई अकाउंट पर्सनल। लेकिन दो अकाउंट थोड़ा है जो दिमाग में रखने वाले हैं, जो कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो दो है क्या, एक ड्राइंग अकाउंट और दूसरा क्या है? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल किसका होता है भाई? कंपनी मालिक। अरे नहीं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष का ही होता है ना, तो व्यक्ति की बात आ गई ना, पिछले प्रश्न। अच्छा, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो ड्राइंग का मतलब आपको बताया गया है कि व्यक्तिगत खर्च। व्यक्तिगत अगर कोई खर्च कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग का मतलब भी तो व्यक्ति की ही बात की जा रही है ना, इसीलिए पर्सनल में ही रखा गया। लॉजिक लगा के याद करेंगे तो लाइफ टाइम कभी भूलेगा नहीं। और तीनों अकाउंट का एक अपना अपना गोल्डन रूल है। इसका गोल्डन रूल है कि अगर कोई व्यक्ति देने वाला है, देने वाला है तो क्रेडिट करेगा, अगर व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट। समझ में आ गई बात ना? देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। ये नहीं, यहाँ लॉजिक नहीं लगा रहा है वो वाला कि पा गए फायदा हो गया क्रेडिट कर, ये सब लॉजिक नहीं लगा रहा है आप। यहाँ देने वाले हैं तो क्रेडिट और पार है तो डेबिट। ठीक ऐसे ही रियल का, जिसे आप एसेट्स अकाउंट कहते हैं, अकाउंट आप एसेट्स बोल सकते हैं, संपत्तियों का खाता। संपत्तियां होती क्या है? तो व्यापार को चलाने के लिए जो चीज उपयोगी है सारी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो ये सारी गायत्री की संपत्ति ही नजर आ रही होगी, सिर्फ मुझे छोड़ के। ये डेस्क, पेन, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें क्या है? गायत्री की संपत्तियां हैं, इस इंस्टीट्यूट की संपत्तियां हैं। समझ आई बात ना? तो व्यापार को चलाने के लिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाँ, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें इसमें डाल दीजिए। जितनी बातें आएंगी इसको लग रहा है सुन के हाँ ये संपत्ति हो सकता है, तो संपत्ति हो गई। क्या है? संपत्ति है। डेस्क, मेज, कंप्यूटर, जो भी दिख रहा है सब संपत्ति है, तो वो लिखा हुआ है।
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट, ये सारी संपत्ति की तरह है। व्हीकल या अदर, कहा है अदर एसेट्स हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर, या और भी संपत्तियां जिनका जीवन का 1 वर्ष से लंबा है, उन्हें भी हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में रखते हैं। ऐसी संपत्तियां जिनका जीवन काल क्या है, 1 वर्ष से लंबा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, एसेट्स के 2 टाइप होते हैं, करेंट एसेट और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट किसे कहते हैं, जो जिसका कार्यकाल 1 वर्ष से ज्यादा होता है उसे फिक्स कहते हैं, और जिसका कार्यकाल 1 वर्ष से कम होता है उसे करेंट एसेट कहते हैं। जैसे कैश क्या है, करेंट एसेट। ये मार्कर क्या है, करेंट, क्योंकि 1 साल से ज्यादा चलेगा, ये नहीं 1 साल के पहले ही खत्म। और जिनका लाइफ स्पान 1 साल से ज्यादा है, कार्यकाल, जीवन काल जो भी कहे, उन्हें हम कहते हैं फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग क्या है, फिक्स, एक फर्नीचर फिक्स, कंप्यूटर फिक्स है, लेकिन कैश, मार्कर, स्टेशनरी, ये सब करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु, संपत्ति या धन व्यापार में आएंगे, अब से लॉजिक समझिएगा। यहाँ बात किया है कि देने वाला, देने वाला मतलब गिवर, देने वाला मतलब क्या होता है, गिवर, देने वाला, ठीक है। और पाने वाले को क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, पाने वाले, है ना। अब लॉजिक इसमें लिखिएगा कि कोई भी धन वस्तु व्यापार से जाएंगे, जाएंगे मतलब जाए, पाए नहीं, जाए, किससे, बिजनेस से, व्यापार से, तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। और आएंगी, बिजनेस में आएंगी, तो उसे क्या बोलेंगे, डेबिट। और लॉजिक लगाइए कि आप किसी चीज को देंगे, किसी को देंगे, देने वाले हैं आप, चीजें जाती हैं जाती हैं, ये लॉजिक करिए। तो यहाँ जब देने वाले को क्रेडिट किए हैं, तो वही बात तो यहाँ पे क्या है कि चाहे क्रेडिट करना है। लॉजिक देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आप देने वाले हैं तो क्रेडिट हो गए। अच्छा, आप किसी को चीज देंगे तो जाएगा कि आएगा, देखो तो वही बात है, बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट करना, लॉजिक वही तो है। लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें देने, यहाँ नहीं कहेंगे आएगा जाएगा, यहाँ देने और पाने वाली की बात करेंगे पर्सनल में। लेकिन रियल अकाउंट में क्या बात करेंगे, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट, और बिजनेस में आ रहा है तो, आ रहा है मतलब पा रहे हैं ना, तो डेबिट। तो यहाँ पे भी डेबिट किए हैं हम लोग, वही लॉजिक तो है, बस थोड़ा डिफरेंट कर दिया, तो समझना है बस आपको हिसाब से। तो अगर कोई धन, वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट, और व्यापार में आएंगी तो डेबिट। यानी आप खुद सोच लीजिए कि आप बैंक में कैश जमा करके आते हैं, आते हैं, तो कैश आपके पास से गया है कि आया है, गया है, तो मोबाइल पे किस चीज का मैसेज आता है, क्रेडिट। यानी उस वक्त आपका कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। वही बैंक के खाते से पैसा निकाल के घर लाए, कैश लेके आए, तो कैश आया, अब मोबाइल पे किसी का मैसेज आ गया, डेबिट। आता है कि नहीं आता है, वही लॉजिक लेके चलना है कि कैश जाएगा तो क्रेडिट, और कैश आएगा तो डेबिट। समझाइएगा। जैसे मशीनरी आएगी तो संपत्ति आ रही है, सीरीज बात, संपत्ति आ रही है, संपत्ति आएगी तो डेबिट है। और संपत्ति कब आती है, जब हम परचेज करेंगे, संपत्ति कब आती है, जब हम परचेज करेंगे। और वही बेचेंगे, जब संपत्ति जाएगी तो संपत्ति को क्रेडिट, बात। अब अगला है और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जिसे लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता, या लोग बोलते हैं लाभ हानि आय व्यय का खाता, या इसको अनरियल अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको अनरियल अकाउंट भी बोल सकते हैं। जैसे रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता बोला जाता है, पर्सनल को व्यक्तिगत खाता बोला जाता है, इसको लाभ हानि का खाता बोला जाता है, लेकिन इनको अवास्तविक खाता भी बोल सकते हैं, या अनरियल अकाउंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जाना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट यानी लाभ हानि का खाता, या नॉमिनल को अनरियल यानी कि अवास्तविक खाता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऐसी चीजें जिसके सुन के लगे कि हाँ ये तो इनकम या एक्सपेंस होगी, या प्रॉफिट या लॉस होगी, उसको तुरंत डाल देंगे किसमें, नॉमिनल में। जैसे मैं बोलूं सैलरी, तो आप बताइए सैलरी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो पर्सनल नहीं होगा। सैलरी किसी संपत्ति का नाम है तो रियल नहीं होगा। सैलरी, लॉजिक लगाइए, सैलरी या तो आप देंगे या तो पाएंगे, सही बात है कि नहीं, सैलरी या तो आप देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पाएंगे तो इनकम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ रही बात ना। जैसे मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ब्याज की, तो ब्याज क्या है, कोई नाम है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, नहीं तो पर्सनल नहीं होगा। किसी संपत्ति का नाम है, नहीं तो रियल भी नहीं होगा, क्या होगा,
नॉमिनल होगा। अच्छा, ब्याज को क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? नहीं, पूरा नियम आएगा तो बताएंगे कि ब्याज अगर हम देंगे एक्सपेंस हो रहा है डेबिट करेंगे, और ब्याज पाएंगे तो इनकम हो रहा है क्रेडिट कर देंगे। समझ आ रही बात ना? रेंट हो गया, देखिए क्या क्या दिया है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, रेंट है, वेजेस है, पोस्टेज है। पोस्टेज का मतलब जो आप लोग पोस्ट ऑफिस से कोई चीज पोस्ट करते हैं तो उसको पैसा देते हैं ना, स्पीड पोस्ट का या नॉर्मल पोस्ट का, कोई इंटरेस्ट है, परचेज अकाउंट, सेल्स। हाँ, परचेज और सेल्स को भी इसी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि परचेज करना एक खर्च होता है, और खर्चों की बात किसमें करते हैं, किस खाते में? नॉमिनल। पर खर्चों की बात किसमें होती है? सेल्स को एक इनकम माना गया। सेल्स करना क्या है? एक इनकम माना गया, इसीलिए सेल्स को कहा जाता है नॉमिनल। समझ में आ रही बात ना? सेल्स को एक इनकम माना गया। अच्छा, जो लोग अदर बैच से आए हैं, मतलब मेरे बैच वाले नहीं, जो लोग अदर बैच से आए हैं वो बताएंगे कि टर्नओवर क्या होता है। नहीं पता क्या होता है टर्नओवर? अच्छा चलिए, खड़े हो जाइए आप। मान लीजिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं पता नहीं है, लेकिन आप कैश दे रहे हैं किसी को, तो कैश जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। तो कैश जाता है तो क्रेडिट करेंगे डेबिट करते हैं? अभी जस्ट बोले हैं जाएगा तो क्रेडिट करते हैं, कैश क्रेडिट करिए तो डेबिट कौन होगा? किसको? जिसको दे रही हो, किसको दे रही हो पता ही नहीं है, कौन सा अकाउंट बनाओगे? नॉमिनल अकाउंट बनाओगे। और ये जस्ट कौन खड़े जाइए, नहीं, किसको पैसा दे रही है तो कैश क्रेडिट होगा, सही बात है, लेकिन डेबिट कौन होगा? क्योंकि पता ही नहीं है किसको आप पैसा दे देंगे, किसको किसको डेबिट करेंगे? पानी वाला डेबिटिंग, पानी वाला पता ही नहीं किसको दे रहे हैं आप, कौन सा अकाउंट? और ग्रुप में सही, कौन सा अकाउंट लगाएंगे? और ग्रुप भी क्या होगा? डिप्रिसिएशन क्या होता है बाबू? हाँ, चलिए भाई, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड तो कौन दिया है? अभी तुरंत पहली पढ़ के आएगा, तो ये भूल जाएगा सर। ऐसा नहीं है कि एक महीने गैप हो गया। डिविडेंड क्या होता है? हाँ, क्या बोलते हैं? लाभ का अंश होता है, यानी लाभ का अंश। मान लीजिए मैं और तुम मिलकर कंपनी स्टार्ट किए, हाँ, और कंपनी में फायदा हो गया 1 लाख का, तो मेरा और तुम्हारा कितना कितना अंश आएगा? 50,000 मेरा, 50,000 तुम्हारा। तुम्हारा 50,000 तुम्हारा डिविडेंड है, 50,000 मेरा डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभ का अंश। अच्छा देखिएगा, काम याद रखिएगा, आप किसी को पैसा दे रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कौन है नहीं पता है, तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किसके पीछे सस्पेंस है ना, कि किसको दे रहा है, या किसी से पैसा पा रहे हैं, हमको कौन दे रहा है पता ही नहीं है, तो भी सस्पेंस अकाउंट होता है। और बहुत अच्छी बात है, इस सस्पेंस अकाउंट का अंडर ग्रुप भी क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैठ जाइए। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा कि जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, पा रहे हैं, आइडिया नहीं है, तो हम सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। और कभी भी लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप होता ही होता है कि नहीं होता है? तो अंडर ग्रुप भी वही हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं, उसके बारे में कमीशन हो गया, ये सारी चीजें। कमीशन भी क्या है? कमीशन देंगे तो क्या है? एक्सपेंस। और मिल गया तो इनकम। तो जितनी भी एक्सपेंस और इनकम वाली बात आई है, किसमें आई है? नॉमिनल में आई है। और नॉमिनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर आय हुआ या लाभ हुआ तो क्रेडिट। आय और लाभ होना मतलब क्या होता है? आय और लाभ होना मतलब क्या है? इनकम है। अच्छा, मैंने एक चीज बताया भी है, थोड़ा सा आप लोग जो लोग आए हैं अदर वैसे समझ लीजिएगा। मैं दो चीज से इंडिकेट कराया था, ऐसा होता नहीं है लेकिन लॉजिक लगाया था कि प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। तो इनकम होना प्लस है कि माइनस है? तो आय होना और लाभ होना प्लस है कि माइनस है? प्लस है, इसीलिए देखो क्रेडिट किया गया है। और खर्च होना, हानि होना माइनस है प्लस है? माइनस है, इसीलिए डेबिट किया गया है। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। एक लॉजिक लगा के करेंगे तो हर क्वेश्चन कर पाएंगे आप, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करेगा आपसे।
अब बताइए, देने वाला महान है, पाने वाला महान है? देने वाला महान होता है ना, तो महान के लिए प्लस यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे? देखिए, देने वाला प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, क्रेडिट है, देखिए। और पाने वाला गरीब है, गरीब है यानी माइनस है, तो वो डेबिट हो। लॉजिक लगा के याद करेंगे, लाइफ टाइम कभी नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने अभी एक वाक्य दिया, स्टेटमेंट दिया कि सर भूल गए, ये सब स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको करना है, ये ठान के करिए। नहीं तो उससे बड़े, उससे मुझे वैसे ही गूगल पे कर दीजिए, घर पे रहिए, 1500 भेजते रहिए। जो पढ़ना ही पैसे ज्यादा हो गया है, तो ऐसे कर दीजिए, कम से कम मेरा तो खर्चा हो जाएगा, दुआ भी दूंगा। चलिए ठीक है। तो गोल्डन रूल एक बार फिर आप लोग घर से पढ़ के आएंगे, पूछा जाएगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। मंडे को आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आप लोग ले लीजिए, ताकि थोड़ा समझ में आए आपको। ये देखिए, यही है हमारा चैप्टर, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब जानते ही हैं, जिस आप गुड्स को मैनेज मैनेज करना क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। मैनेजमेंट करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, वही कहा है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। जिस वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, उनका मैनेज करना, उनको संग्रहित करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। कह इन प्रीवियस लेवल, प्रीवियस लेवल मतलब जो आपने बेसिक में पढ़ा, यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस। आपने पढ़ा कि व्यापार के एक अलग अलग सेक्टर है, अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। हाँ आइए, क्या नाम है आपका? हाँ ठीक, पीडीएफ है आपका? ठीक है, 7.2 में पढ़ते थे? 8.4 में पढ़ते थे, आप आ जाएंगे इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? तो एक देखिए, जैसे कि सुनिए मेरी बात, हो थोड़ा सा मैं, चलिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे कहा है कि लर्न अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार के अलग अलग सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा। और अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, और हमने ये समझा भी कि उसकी महत्व क्या है, उसका महत्वता क्या है अकाउंटिंग साइकिल के। जैसे कि लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जैसे हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जर्नल में, लेजर पोस्टिंग की, याद आ रहा है ना? एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तलपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलपट बोले। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने अंतिम जो खाता बनाए थे हम लोग, अंतिम खाता, उसको भी समझे, लाइक जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, लाभ हानि का खाता, जिससे ये पता चल पाता है कि हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई। दोनों बात तो संभव नहीं है, वो होगा कोई एक ही, लेकिन वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चल पाएगा कि इस वर्ष हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। एंड बैलेंस शीट, और किसके बारे में, आर्थिक चिट्ठा के बारे में आपने देखा। अंडरस्टूड अबाउट किसके किसके बारे में समझिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल, अभी जस्ट गोल्डन रूल ही पढ़ा रहे थे, जो पढ़ाए हैं वो गोल्डन रूल ही था। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अंतिम खाता बनाना, जिससे हमें हमारे व्यापार में हमारी व्यापार की स्थिति क्या चल रही है यह पता लगा पाते हैं। ये सारी चीजें कैसे पता चल पाती है, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और प्रॉफिट एंड लॉस से ही पता चल पाता है कि हमारी जो व्यापार, जो हमारा जो चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था आपसे, अगर हम कोई चीज 100 रुपया में बेच देते हैं, तो 100 रुपया हमारा प्रॉफिट नहीं कहलाता है, लॉस कहलाता है, कुछ भी। तो 100 रुपया प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, उसमें से पहले तो आप उस चीज को निकालेंगे जो आपका सीपी रहा, कॉस्ट प्राइस, वो घटाना, जो खर्चे किए होंगे उस पर, उसको डिडक्ट करना, उसके बाद जो बैलेंस बच रहा होगा प्लस में, तो आपका प्रॉफिट है। अगर माइनस में जाएगा तो लॉस हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ये सारी चीज क्या हुआ, वही तो है। पहले इनकम किसको बोलते हैं, सेल्स करना इनकम कहते हैं। जैसे 100 रुपया इनकम हो गया, लेकिन इनकम नहीं है ना पूरा वो। अब उसमें, हाँ, वो तो आपका सेलिंग प्राइस है, सेल करना इनकम कहलाता है, समझ रहे ना? लेकिन प्रॉफिट किसे कहते हैं, इन दोनों का अंतर, डिफरेंस, समझ रहे ना? हम 80 में खरीदे, 100 रुपए में बेच दिए, तो 20 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। इनकम 100 रुपए का हुआ है, कितने का इनकम हुआ है, 100 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का हुआ। समझ रहे ना? जैसे टर्नओवर पूछा हूँ कि टर्नओवर किसे कहते हैं, तो जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। सब बात याद रखिएगा, मैं पूछूंगा बार बार।
जितने का हम सेल करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है आल्सो एंड आल्सो लर्न टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट, और हमने क्या सीखा कि कैसे अकाउंट्स के बुक को हम मेंटेन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं इन टैली प्राइम। किसमें, टैली प्राइम में। टैली प्राइम क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इससे पहले क्या यूज करते थे, टैली ERP9 यूज करते थे। क्या यूज करते थे, टैली ERP9। बाय एक्सप्लोरिंग इसेंशियल फीचर ऑफ टैली प्राइम लाइक, और हमने कुछ इसेंशियल मतलब आवश्यक जरूरी फीचर्स भी देखे टैली प्राइम में, जैसे कि मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी, यानी जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, कार्य करते हैं बिजनेस को, उसको रिकॉर्ड करना, मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटी, यानी बैंक स्टेटमेंट चढ़ाना भी बताया गया था ना आपको, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करना, MIS रिपोर्ट तैयार करना, कंपनी डाटा मैनेजमेंट और डाटा सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सारी चीजें आपने जाना। समझ रहा है बात को ना। कह रहा है इन दिस लेवल, अब इस लेवल की बात कर रहा है, इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग। इसमें क्या सीखेंगे हम लोग, एडवांस अकाउंटिंग के बारे में, एंड इन्वेंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट, और क्या सीखेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। वो आप करे थे, याद आएगा कि सबसे स्टार्टिंग में आप किए थे जब 3,20,000 का डिफरेंस बैलेंस आया था, तो क्लोजिंग स्टॉक तैयार करने के लिए आप यही काम किए थे, याद आ रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट किए थे 3,20,000 का, याद आ रहा है ना। पहले बैलेंस शीट बनाए थे, 3,20,000 का अंतर आ रहा था, बाद में उसको बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक के सामने ले गए थे। ठीक है, हाँ। along with the following feature like, कैसे, जैसे कि मेंटेनिंग बैच लॉट डिटेल। अच्छा, बैच लॉट डिटेल क्या है, इसमें पढ़ेंगे, एक अलग चीज पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। बैच लॉट डिटेल का मतलब क्या होता है, इसका यूज आप ज्यादातर मेडिसिन में देखेंगे। आप मेडिसिन लेते हो तो एक चीज नोट देखते हो, चेक करते हो, क्या, एक्सपायरी डेट। अगर मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं, और ये मेडिसिन लोग दो टाइप से लेते हैं। एक मेडिसिन लोग लेते हैं कि हमारा ये मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज होता है, हम इसको खा के खत्म कर देंगे। और एक लोग लेते हैं कि कभी हमको फ्यूचर में बुखार होगा तो हम खाएंगे, लेते हैं ना मेडिसिन। दो चीज सोच के लोग लेते हैं कि कॉमन दवाइयां की लोग घर पे रखते हैं, ताकि सडनली कुछ हो जाए तो ये दवा दे देंगे। तो अगर ये दवा लग रहा है, जैसे मान लो ये दवा हमारी 1 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी, ये दवा लेटेजियो 1 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी, तो अगर हमको लगता है कि 7 गोली है, 10 गोली है, मैं तब तक खत्म कर दूंगा, तो मैं दवा परचेज कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि भविष्य में ये दवा हमको यूज करना है, तो हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगी, तो क्या कर फायदा लेके, कोई फायदा होगा, क्योंकि हम खाने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, हम रखने के लिए रख रहे हैं ताकि फ्यूचर में यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें मेडिसिन वगैरह में चेक होती है, कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं उस पर भी होती है। तो लोग क्यों चेक करते हैं, क्योंकि जो चीजें एक्सपायर होती हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। सीधा सीधा मैसेज दिया होता है, कई चीजों पे डायरेक्टली एक्सपायरी डेट ना देखे ऐसा लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 24 मंथ, बेस्ट बिफोर 12 मंथ, जो भी लिखा होता है, या 18 मंथ लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। तो जब से MFD हुई है, बनी हुई है, तब से चेक कर लीजिए कि इतने दिन में एक्सपायर हुआ तो नहीं है। अगर लग रहा है एक्सपायर है तो एक्सपायर चीजें मत लीजिए। ये सब डिटेल चेक करना कहता है बैच वाइज डिटेल, बैच लॉट डिटेल्स बोला जाता है, जिसमें ये पता लगाना। और कोई चीज मान लिया आप बिजनेस ही कर रहे हैं, और कोई चीज एक्सपायर हो गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, बेच दिया, तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, और आप पे कार्रवाई भी होगी, होता है। तो हम सिस्टम में सेटिंग कर देते हैं टैली में, कि जिससे अगर चीजें कोई एक्सपायर हो जाएंगी तो स्टॉक में दिखेंगी नहीं, बेच ही नहीं पाए। स्टॉक समझ के तो वहां दिखाएगा हाँ आइटम है, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो वहां कोई नहीं करेगा, कारण क्या होगा, जो एक्सपायर हो चुका हो तो बेच नहीं पाए। उसमें भी ऑप्शन आता है कि एक ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि उस पुरानी चीज बेच दें, या आपने सप्लायर को ही वापस कर दें, तो एक फीचर होता है उसको इनेबल कर देंगे, तो एक्सपायरी चीजें दिखने लगती हैं और उसको आप बेच पाएंगे, या अपने सप्लायर को वापस कर देंगे। लेकिन उस ऑप्शन को यस करके उस चीज को बेचना, मतलब आप क्या उसके काम कर रहे हैं। सही बात है ना। और फिर ये कार्यवाही का जिम्मेदार आप खुद होंगे, कोई भी लीगल चीजें आप पे की जा सकती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं एक्सपायरी चीजें बेच के, वो इलीगल है। ये सारी चीजें बेस्ट बाय डिटेल के तहत आती है, तो वो फीचर भी हम पढ़ेंगे किसमें, एडवांस टैली। और क्या कह रहा है, कह रहा है डिफाइन द प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट प्राइस लेवल। और हम क्या करेंगे, प्राइस लेवल लिस्ट तैयार कर देंगे कि हमको कोई चीज कितने में बेचना है, हमें बार बार अमाउंट ना डालना पड़े, जैसे हम आइटम उठाए उसका रेट आ जाए। मेडिसिन की दुकान पर क्या होता है, रेट डालते हैं हम लोग,
रेट डालते हैं लोग नहीं, जैसे वो मेडिसिन लेते हैं रेट अपने यहाँ आ जाता है। हाँ अगर आप बहुत खास होते हैं तो कई बार डॉक्टर वाले मेडिकल स्टोर पे भी आपको 5% रियायत मिलती है, तब तो नहीं, जो डॉक्टर से क्लोज होगा वो लिख देते हैं तो मेडिसिन पे भी 5% डिस्काउंट, रोड अमाउंट का 5%। लेकिन हम लोग जैसे लोगों को अगर 32 पैसा है तो 32 पैसा भी हम देते हैं, नोटिस किया है कभी? हॉस्पिटल वाले 32 पैसा भी नहीं छोड़ते, वो भी देते हैं हम। और दवाओं में बहुत कमाई है, आप जाते हैं कई डॉक्टर के पास देखते हैं इतना सारा दवाई नहीं देता है, खाइए दवा के सुबह तक, तो वो सारी चीज। और क्या है उसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा, मिटा देते हैं। और क्या है मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पेबल एंड रिसीवेबल, मतलब आपको ये भी सिखाऊंगा मैं कि कैसे ट्रैक करेंगे कि किसको हमको कितना देना है और किसी कितना पाना है। पेबल का मतलब देना और रिसीवेबल का मतलब पाना। अच्छा एक दिन मैंने कहा भी था आप लोगों को कि जो चीज किसी को देना है वो हमारा दायित्व होता है, क्या होता है? लाइबिलिटी। 10 से देना 10 से दायित्व, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा। और जो पा जाएंगे वो संपत्ति के भीतर पा जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं एडवांस सैलरी ले लूं उस कर से, तो बात दोनों लोग करेंगे, मैं भी कहीं ना कहीं मेंटेन करूंगा, वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा, अपनी पूंजी में मेंटेन करेगा। अगर मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा ना कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, तो उनके लिए संपत्ति कहलाएगा और मेरे लिए क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा। क्योंकि अब मेरा दायित्व बनता है या तो मैं उसका सबका 1 लाख रुपया चुकाऊं या उनके अंडर में काम करके उस सैलरी से कटवाऊं, ऐसे भी करो, या तो मैं उनको सेवा दूं या उनका पैसा रिटर्न करूं, ये मेरा दायित्व है। लेकिन उनके लिए क्या है, उन्होंने एडवांस दिया है तो उनके लिए संपत्ति है, क्या है? क्योंकि बात दोनों की होती है, हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम परचेज में एंट्री करते हैं, सही बात है, और जो उनको बेच रहा है वो भी तो करेगा ना एंट्री, लेकिन वो सेल्स में करेगा, वो सेल्स में कर रहा है, हम परचेज में कर रहे हैं, दोनों लोग एंट्री कर रहा है, दोनों लोग एंट्री कर रहा है, लेकिन वो बेच रहा है तो सेल्स में किया है, हम खरीद रहे हैं परचेज में किया। और क्या करना है? मेंटेनिंग एंड ट्रैकिंग कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले बेसिक में डायरेक्टली हम कोई चीज परचेज कर ले रहे थे, यही कर रहे थे ना, लेकिन एडवांस सेल में क्या करेंगे, पहले हम ऑर्डर देंगे, फिर वो चीजें आएंगी, हम चेक करेंगे कौन चीजें हमारे लायक है, वो रखेंगे, और जब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तब हम परचेज में एंट्री करेंगे। अब परचेज से पहले कोई चीज अगर डैमेज निकल गई उसको बोलते हैं रिजेक्शन आउट, तो वही रिजेक्ट कर दिए, ये रिजेक्टेड माल है। लेकिन अगर एक बार परचेज में एंट्री कर दी और तब कोई चीज गड़बड़ निकला तब डेबिट नोट इशू करते हैं। देखिए दो चीजें होगा, पढ़ेंगे आप लोग, एक रिजेक्शन आउट, एक डेबिट नोट। डेबिट नोट में एंट्री तब किया जाता है कि कोई चीज हम कहीं के लाए, परचेज में एंट्री हो गई और अब पता चला कि बोतल लीकेज है या बोतल खराब है या आइटम खराब है, तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। लेकिन परचेज करने से पहले ही कोई सामान मिल गया हमको, मान लो हमने 1 लाख का ऑर्डर दिया था या पर 100 आइटम का ऑर्डर दिया था, 100 आइटम, तो 100 आइटम मेरे पास आया भी, तो मैं चेक लूंगा तब ना होता है कि एंट्री करते हैं लोग। जैसे दवा लोग मंगाते हैं क्या होता है, पहले मंगा लेते हो, चेक कर लेते हो, तब जाके एंट्री करते हैं लोग परचेज। तो मानो मैंने 100 का ऑर्डर दिया, वो 100 लेके आया भी, लेकिन उसमें से 5 आइटम खराब निकले, तो अभी मैं एंट्री नहीं किया हूँ। एंट्री करने से पहले ही अगर मुझे पता चलेगा कि 5 आइटम खराब है, क्या करेंगे? रिजेक्शन आओ, चलो भाई हटो। लेकिन अगर हम एंट्री कर लिए होते परचेज में और तब हमें पता चलता कि 5 आइटम खराब है, तब कहाँ एंट्री करते हैं? ठीक ऐसे सेल्स को लेके भी लोचा है कि कोई सामान आप बेच रहे हैं, किसी को आप बेचे हैं, मतलब 100 पीस आपको ऑर्डर दिया था, आप 100 पीस उसको बेचे हैं, लेकिन अभी आप सेल्स में एंट्री नहीं करेंगे, अभी आप दिए हैं उसको, अभी वो एक्सेप्ट करेगा तब तो एंट्री करेंगे, और 100 एक्सेप्ट करेगा तो हम सेल्स में एंट्री करेंगे। अभी तो हम उसको दिए हैं 100 पीस, लेकिन 5 पीस खराब हो गया तो वो हमको दे दिया, तो यहाँ रिजेक्शन आउट नहीं, अब क्या होगा? हीन होगा, रिजेक्शन हीन। और सेल्स में एंट्री करने के बाद वो सामान आपको वापस कर रहा है तो क्या इशू करेंगे? क्रिएट नोट इशू करेंगे। चीज आगे और डीप में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लॉजिक दिमाग में रखे रहिए। उसके बाद क्या है? कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट करना, कि लागत क्या है और लाभ क्या है उसका। और क्या है? मेंटेनिंग बजट फॉर द कंपनी, और कंपनी के लिए बजट तैयार करना। अगर हमको कंपनी खोलना है तो हम अपने बजट का ध्यान देंगे नहीं, या हमारे वहां फंक्शन है कोई, तो हम व्यवस्था वैसे करेंगे जो हमारा बजट है। कहावत शुरू से है कि पैर उतने ही पसारो जितने लंबी चादर, है ना? हाँ, ये चादर बड़ी खरीदो। ठीक है, अगला है जनरेटिंग एनालाइज ऑफ रिपोर्ट लाइक बैच समरी, स्टॉक समरी, एजिंग एनालिसिस, ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग, ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। किसमें? एडवांस में। टाइम हो गया क्या? ठीक है,
तो सप्लाई चेन अगली क्लास से, आज के लिए इतना ही, और मंडे को आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, इतना टाइम झेलने के लिए।